अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और उसके नताइज अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। गज़ट नोटिफिकेशन 80 से ज़्यादा नशिस्तों का बाकी है, लेकिन चारों सूबों और मरकज़ में हुकूमत साजी का काम मुकम्मल हो चुका और आज कौमी असम्बली से पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान की उम्र 76 साल है। असूली तौर के ऊपर हुकूमत की मुद्दत 5 साल होती है। ये 16वें 17वें वज़ीर आज़म होने चाहिए थे, लेकिन 24वें वज़ीर आज़म है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 36 साल पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी हुकूमतें थी, आमरीत थी। 40 साल जमहूरी दौर के अंदर ये 9वें प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए थे, लेकिन 24वें हैं। ये वो सबसे बड़ा नुक्ता है जो आज ये हुकूमत कायम हुई है। सियासी एतबार के ऊपर अभी भी बहुत सिचुएशन जो है कि वो बेहतर नहीं है। तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो इलेक्शन के नताइज के ऊपर मुतमिन नहीं है। धांधली के हवाले से बेशुमार जमातें और इवन जो खुद हुकूमती जमातें हैं उनके अंदर से भी लोग इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि नताइज को बदला गया है। ऐसी हुकूमत के लिए जो पहले दिन से ही सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी, पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत-ए-हाल को कैसे ठीक कर सकेंगे, ये वो सवालात हैं या चैलेंज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रही हैं मेहर बानो कुरैशी साहिबा, जो मुल्तान से इलेक्शन लड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, लेकिन उनके हलके के अंदर भी इब्तदाई तौर के ऊपर जो खबरें आई थी वो शायद जीत रही थी, लेकिन हतमी तौर के ऊपर जो फॉर्म 47 जारी हुआ उसमें वो कोई 7431 वोटों से वो हारी हैं और मूसा गिलानी साहब वहाँ से जीते हैं। मेहरबान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। सबसे पहला तो बुनियादी तौर के ऊपर आपका अपना केस किस स्टेज के ऊपर है, आपने उसको चैलेंज किया था, उससे आपको क्या तवक्को है, और फिर हम बाद में आके ज़रा इस हुकूमत के इश्यूज़, चैलेंजेस और फिर आपकी जमात की स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करते हैं ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी, जहाँ तक मेरे केस की और हल्के की सूरत हाल है, उस पर पेशरफ्त ये है कि हम पिछले हफ्ते जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अपेयर हुए थे। मैंने तो 14 तारीख को दायर कर दी थी अपनी अपील, मगर उसको टेक अप करने में कुछ वक्त लगा इलेक्शन कमीशन को। बहरहाल पिछले हफ्ते एक समाअत हुई और उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि बेंच पे मौजूद थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया। उन्होंने मूसा गिलानी साहब, जो कि इस वक्त रिटर्न कैंडिडेट नोटिफाई हुए हैं, उनको नोटिस भेजा कि वो भी आए और पेश हुए 6 तारीख को, और आरओ साहब को भी मदऊ किया है और उनसे एक रिपोर्ट भी तलब की है कि इतनी भारी तादाद में जो वोट मुस्तरद हुआ है उसके पीछे क्या वजूहात हैं। क्योंकि हमने उनको ये भी बावर कराया कि जहां एनए की सीट पर, और ये फॉर्म 47 के मुताबिक है, 16,500 वोट जो है वो मुस्तरद है, वहीं पे दोनों एमपीएस की सीट का मिलाकर रिजेक्टेड वोट फॉर्म 47 के ऊपर सिर्फ बनता है 4,500 या 5,000 के बीच में। तो ये जो इतना बड़ा दोनों में फासला है या दोनों में डिफरेंस है, तो ये कैसे मुमकिन है? तो इसलिए उन्होंने इसको, जो हमारा ये मौक़िफ़ था, उसे कबूल करते हुए बात को आगे बढ़ाया और आरओ साहब से कहा है कि वो रिपोर्ट पेश करें। हमने एक और पिटिशन भी कल दायर की है कि हमें जो मुस्तरद करदा वोट है उसकी इंस्पेक्शन के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि ये भी हमारा हक है। नहीं जी, उसको रिकाउंटिंग नहीं कहते। अच्छा, सिर्फ जो रिजेक्टेड वोट है ना 16,500 वो दिखाएं, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं और मेरे पास मुकम्मल 100% फॉर्म 45 मौजूद है, उनमें अगर आप कुल मिलाकर देखें तो मुस्तरद वोट की तादाद 4,200, मैं एग्जैक्ट नंबर भूल रही हूँ, बट 4,500 के नीचे है। और उसके मुताबिक आपका रिजल्ट क्या है फॉर्म 45? आपके वोट और मूसा गिलानी के वोट का क्या डिफरेंस है? जी, फॉर्म 45 के मुताबिक मैं कोई 6,000 वोट लगभग से जीत चुकी हूँ ये इलेक्शन। अच्छा, अभी जो ये सारी सिचुएशन है इसमें इंडिविजुअली तो आपने केस किया, आपकी पार्टी ने गालिबन सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन फाइल की और फिर अभी पंजाब के भी और बाकी सूबों से भी नताइज तरतीब दे दिए गए हैं। तो कोई इज्तिमाई तौर के ऊपर भी इसको हाई कोर्ट की सतह के ऊपर भी, हर चारों सूबाई हाई कोर्ट्स में भी कोई आपकी पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग है कि इसको हम
चैलेंज करें और फिर नेशनल लेवल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, ये आप समझते हैं कि इंडिविजुअली इसको सारे लेके चलेंगे? नहीं जी, क्योंकि इंडिविजुअली सारे इस वक्त लेकर चल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें हम देखें क्या पेशरफ्त हो रही है, और उसके बाद अगर हमें लगा कि एक इज्तिमाई हमें पिटिशन करनी चाहिए है तो हम जरूर करेंगे। हम ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि जो अक्सर हम पे इल्जाम लगा दिया जाता है कि हम फोरम शॉपिंग कर रहे हैं। हम फोरम शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ के मुंतजिर हैं और हम हर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि जहां से एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें इंसाफ की उम्मीद हो। अच्छा, इलेक्शन पिटिशंस के अंदर माजी का जो तजर्बा हमने देखा है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होती हैं, लेकिन ये जो पिटिशंस होती हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फ़ैसले नहीं होते, बड़ी लंबी लंबी तारीखें होती हैं। और आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि ये तो ह्यूज नंबर ऑफ केसेस है, गालबन कोई 400 से ज़्यादा पिटिशंस इस वक्त इलेक्शन कमीशन में आ चुकी हैं, 500 से ज़्यादा करीब आ चुकी हैं। और फिर पंजाब में अगर हम देखें तो शायद इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी सिर्फ 2 कायम हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस भी पंजाब में हैं। तो कितने आप पुरुमीद हैं कि आप इन्हीं 5 सालों के अंदर जो है कि आप कामयाबी हासिल कर लेंगे या कोई फैसला हासिल कर लेंगे? नहीं, अगर तो हम सिर्फ ये देखें कि इन्होंने सिर्फ 2 ट्राइब्यूनल्स कायम किए हैं पूरे पंजाब में, तो इससे देखिए एक अच्छा तासुर नहीं जा रहा। लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे बदनीयती है। अगर हम अपनी जमहूरियत को वाकई मजबूत करना चाहते हैं कि जैसे हर जमात दावा कर रही है पार्लियामान में बैठे, तो हम सबको इसमें ज्यादा तेजी से पेशरफ्त करनी होगी, क्योंकि इंसाफ अगर देर से मिले तो उसे इंसाफ नहीं कहते। आज आप देखिए, आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 40 साल के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जा रहा है, मगर क्या उससे कुछ बदल जाएगा? क्या वापस उन्हें हम जिंदा कर सकते हैं? नहीं। तो इंसाफ अगर देर से मिले तो उसे इंसाफ नहीं कहा जाता। हम बिल्कुल पुरुमीद इसलिए हैं क्योंकि आज से पहले इस इतने बड़े पैमाने पर इस तरह अवाम के वोट पर डाका नहीं डाला गया। एक बहुत भोंडे तरीके से हुआ। इट वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेजन। और जो सबके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, ये बल्कि तरामीम हुई थी मेरे ख्याल में 2013 के बाद, जिसमें फॉर्म 45 को बिल्कुल एक प्री रेक्विजिट बना दिया था कि ये देना ही देना है और इसका होना जरूरी है। तो उस सब के बाद इस तरह का इकदाम लेना कि फॉर्म 45 आप दे दें, उस पर कोई और अदादो शुमार हो, और फॉर्म 47 में आप अपनी मर्जी का रिजल्ट दे दें, इससे जमहूरियत सिर्फ कमजोर नहीं हो रही। इससे क्या हो रहा है, अगर हमें इस बार इस इलेक्शन में इस धांधली पर इंसाफ ना मिला, तो लोगों ने तो ये खदशा भी जाहिर किया है ना, तो फिर अगले इलेक्शन में अब आरओज की मंडी लगेगी और वहां पे पैसा चलेगा और इलेक्शन नहीं होगा, ऑक्शन होगा। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जमहूरियत का ऑक्शन हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो नौजवान तबका है, जो कि 60% आबादी है पाकिस्तान की, उनको अभी भी जमहूरियत में, सिस्टम में यकीन है, और हम उस यकीन को बरकरार रखना चाहते हैं। हम उन्हें मायूसी की तरफ नहीं धकेलना चाहते। तो हम सबसे ज्यादा बढ़ के उनके लिए, उनके हौसले के लिए, उनके यकीन के लिए, उनकी मेहनत के लिए लड़ रहे हैं, और उनकी जो उनका मैंडेट है वो उन्हें रिस्टोर कराने के लिए लड़ रहे हैं। अगर लोग निकलते हैं, आपने $180 मिलियन वो स्पेंड इलेक्शन एक्सरसाइज में, अगर आपने इस तरह फॉर्म 47 मन घड़क बनाने ही थे, तो आपने फिर इतने पैसे जाया क्यों किए? आपने पूरे इलेक्शन के अमल को बेमायने कर दिया है। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन के अमल से कोई मायने जाए, या उसमें जो वोट का एक तकद्दुस होता है उसे यूं पामाल किया जाए। हम चाहते हैं कि वोट का तकद्दुस जो है वो बहाल हो, और ये जो फ्रॉड पे मबनी इलेक्शन हुआ है इस पे इंसाफ हो। इज्तिमाई तौर के पर आप समझती नहीं है कि जैसे IMF को एक ख़त लिखा गया, उसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है, उसमें ये डिमांड की गई कि एटलीस्ट 30% जो है कि इलेक्शन नताइज का ऑडिट होना चाहिए। उसका जो मोबाइल से तस्वीर बनाई जाती है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फिर वो इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, उस डाटा के अंदर टाइम हर चीज़ आ जाती है, लोकेशन उसकी, तो बड़ा क्रेडिबल डाटा है वो। तो आप नहीं समझते कि अगर ये आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो आप कोई किसी कोर्ट से ये पिटिशन करके ऑर्डर लें कि जनाब एटलीस्ट इतना ये किया जाए, क्योंकि इसमें तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आप 5 साल के अंदर ये रिजल्ट नहीं ले सकेंगे अपना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर हमें लगा कि इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है तो हम शायद ऐसे भी करें। बहुत से मुख्तलिफ
فرق سجیشنز ہیں، حکمت عملی جو بھی ہم جس پہ فیصلہ کریں گے وہ متفقہ طور پہ ہی کریں گے. ابھی قبل از وقت ہوگا میرا کہنا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا نہیں. مگر آپ نے بالکل درست فرمایا، اس طرح تو بہت سال لگ جائیں گے. اسی لیے ہم نے IMF کو یہ خط بھی لکھا کہ دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ لون مت دیں، مگر مجھے بتائیے کہ عوام کے نام پر قرضہ ایسی حکومت لے سکتی ہے کہ جس نے عوام کا ووٹ نہ حاصل کیا ہو؟ اچھا، ایک چیز جو ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی تمام جو اس وقت حکومت میں آ رہی ہیں جماعتیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ ٹھیک ہے ہر الیکشن ووٹ چوری ہوتا ہے، لیکن ہمیں جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، سیاسی معاشی استحکام کے لیے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. تو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، ابھی تو جو پہلے 2-3 اجلاس ہوئے، ہم نے نیشنل اسمبلی بھی دیکھا، پنجاب اسمبلی میں تو شاید اتنا شدید احتجاج نہیں تھا، لیکن نیشنل اسمبلی میں کافی بڑا ایگریسو پروٹیسٹ ہے. اگر یہی چلتا رہا تو شاید حکومت آگے نہیں چل سکے گی، نظام آگے نہیں چل سکے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہی اسٹریٹجی جاری رہنی چاہیے، یا ایک طرف اس کے اوپر بیٹھیں بات کریں اور دوسری طرف لیگل فورم استعمال کریں اپنے حق لینے کے لیے؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ صرف لیگل فورم کے پیچھے رہیں گے تو 50 سال بھی گزر جائیں گے، ہمیں انصاف نہیں ملے گا. آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا. دیکھیے پارلیمان کے اندر ہم بالکل اپنا احتجاج کریں گے. آپ کون سی حکومت کو چلانا چاہتے ہیں؟ وہ حکومت جو اللیجٹمیٹ ہے، وہ حکومت جو فراڈ پہ مبنی ہے. پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. آپ لوگ ہم پر ملبہ ڈال رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو روک رہے ہیں، مگر دوسری طرف آپ یہ سوال پوچھئے کہ کیا اس حکومت کے پاس مینڈیٹ بھی ہے، اور اگر مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر الیکشنز نہ کرواتے. اب یہی PDM حکومت ہے جو 16 مہینے پہلے تھی، تو اتنا ڈیلے جو کیا الیکشن پہ نہ کرواتے. اب کہہ دیتے کہ ہم پاکستان کے آئین کو مسترد کرتے ہیں، اس کو ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور ہم اپنی مرضی کریں گے، کیونکہ ہو تو سب کی مرضی رہی ہے یہاں پر. ایک ایسی حکومت کو کیا چلانا جس کے پاس عوام کا اعتماد نہیں ہے نا. ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے کہ لوگ عوام کا ووٹ، ان کا اعتماد حاصل کر کے آتے ہیں. آپ کے کانسٹیٹیوشن آئین کے پریامبل میں ہے کہ sovereignty belongs to Allah to be exercised by parliament through the people chosen through the chosen representatives of the people. تو یہ تو آپ کے آئین کی شروعات میں یہ لکھا ہے. تو اس وقت کیا عوام کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو پارلیمان کو چلا رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. اس وقت پارلیمان میں گھس بیٹھے ہیں. there are aliens on the floor. ان کو حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا کیونکہ ان کو عوام نے نامنیٹ نہیں کیا، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. اچھا، ایک چیز جو ہے کہ پنجاب اور بلوچستان کے KP اور بلوچستان کے حوالے سے ایک عمومی رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ اچکزئی صاحب کو جو صدارتی امیدوار نامزد کیا، اس کا شاید مقصد یہ ہے کہ ان ایک صوبے میں اپنی حکومت اور دوسرے صوبے میں جو پختون ووٹ ہے یا بلوچ ووٹ ہے اس کو ساتھ ملا کے وفاق کے اوپر ایک اچھا خاصا پریشر کریٹ کیا جا سکے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کارگر ثابت ہوگی آپ کی؟ جی، آپ لوگ ہم پہ ہمیشہ الزام لگاتے تھے کہ ہم کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے یا گفتگو نہیں کرتے یا کسی کو سیاست میں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے. مگر آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بالکل تیار ہیں، پرووائڈیڈ کہ وہ لوگ بھی اصول کا دامن تھامیں. صرف اقتدار پرستی کے پیچھے تو ہم لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، مگر جو اصولی موقف رکھے گا اور ہمارے ساتھ اصول پہ کھڑا ہوگا، آپ کے سامنے ہے، ہم ان کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، ان کو ساتھ بھی لے کر چل رہے ہیں. کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فیڈریشن ہے یہ مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو، آپ کا جو نظام ہے وہ مضبوط ہو، آپ کی انسٹیٹیوشنز ایک ایک ادارہ مضبوط ہو. یہ سب فراڈ کے ساتھ مضبوط نہیں کیا جا سکتا. یہ تبھی مضبوط ہوگا جب ملک میں انصاف ہوگا، جب عوام کی سنوائی ہوگی اور جب عوام کی رائے کی عزت کی جائے گی. آخری بڑا کوئکلی اس کا میں رسپانس چاہوں گا، لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس، کہ آپ کی جو کیسز ہیں، اڈیالہ جیل بھی جاتی رہی ہیں، عدالتوں کا موڈ آپ نے دیکھا ہے، ہائی کورٹ میں اپیلیں ہیں آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے کیسز کی. آپ کتنی پر امید ہیں کہ کتنے وقت کے اندر ان کے فیصلے ہو جائیں گے، آپ کے حق میں ہوں گے یا نہیں؟ جی، وقت کا تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کتنے وقت میں ہوں گے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہرحال جو اپیلز گئی ہیں خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، دونوں اپیلز میں مجھے جو 2 جج صاحبان ہیں بینچ پہ، ایک تو چیف جسٹس ہیں آف دا ہائی کورٹ اور دوسرے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، ان دونوں کا رویہ مجھے بالکل
अच्छा लगा। वो चाहते हैं कि इंसाफ हो मुल्क में। प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहानेबाजी की गई, वही प्रोसिक्यूशन जो 36 बंदा लेकर अडियाला जेल के अंदर खड़ी होती थी, पिछले हफ्ते वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और एक भी वकील ना था उनके पास। उन्हें शायद दिक्कत हो रही है कोई वकील करने में। तो उस पे दोनों जज साहिबान ने कहा कि हमने आपको नोटिस इसीलिए दिया था कि आप हफ्ते में ये तैयारी करें और आप प्रेजेंट हो। बहरहाल उनको कुछ और दिन दिए गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मंगल के दिन अगली समाअत होगी, चाहे प्रोसिक्यूशन की तरफ से जजेस विटनेसेस वकील हों या ना हो, आर्ग्यूमेंट्स विल कंटिन्यू। तो मैं बहुत पुरुमीद हूं कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, ना सिर्फ इसलिए पर इसलिए भी क्योंकि एक ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा। ओपन कोर्ट में आप देखेंगे कि कितना कमजोर केस है कि जिसके ऊपर 10-10 साल दोनों को सजा दी गई। आप इसमें बाकी तो शाखाना केस, इद्दत केस, ये सारे केसेस आप देखेंगे एक ओपन कोर्ट में, और आप खुद हंसेंगे सुनकर कि किस किस्म की आर्ग्यूमेंट्स थी और कैसा भौंडा केस बनाया है। तो हम बिल्कुल पुरुमीद हैं। और बस जाते जाते मैं एक ही जुमला आपसे कहना चाहूंगी कि 1947 में हम आजाद हुए थे, मगर आज फॉर्म 47 से हम फिर गुलामी की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। ये आजाद मुल्क, आजाद लोगों का, आजाद सोच रखने वालों का मुल्क ही रहेगा, और इसमें जो हकीकी आजादी जिसे हम कहते हैं, हम उसको यकीनी बनाएंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। मेहर बानो कुरैशी हमारे साथ बातचीत थी, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होगी और मामलात आगे बढ़ेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत को जारी रखें, और एक नया पैनल हमें ज्वाइन करेगा। हमारे साथ रहिएगा।